उज्जैन में ईसाई समाज द्वारा प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। देवास रोड स्थित कैथोलिक व मसीह चर्च में मंगलवार रात 12 बजे बालक यीशु की मूर्ति को हाथों में लेकर चर्च की परिक्रमा लगाई गई। सुबह प्रार्थना की गई। कैथोलिक चर्च के फादर डॉक्टर क्लिंजन ने बताया कि रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। धर्माध्यक्ष सेबेस्टिन बड़कले के सानिध्य में रात 11:30 बजे विशेष धर्म विधि की गई। मध्यरात्रि 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद पल्ली पुरोहित ने बालक यीशु की मूर्ति लेकर चर्च परिसर की परिक्रमा की। केक काटकर पर्व की खुशियां मनाई गई। क्रिसमस कैरोल के साथ आतिशबाजी भी की गई। वहीं दूसरे दिन बुधवार की सुबह 8 बजे चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। दिन भर समाज जन चर्च में विशेष प्रार्थना कर एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देने पहुंचे। शाम को चर्च में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धर्माध्यक्ष ने विशेष रूप से बच्चों व वृद्धों के लिए प्रार्थना की। समस्त लोगों के कल्याण व समृद्धि की कामना की गई। कैथोलिक चर्च के जनसंपर्क अधिकारी फादर जोस पुल्लाट ने बताया कि क्रिसमस का त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्रेम, दया, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को खुशी बांटना ही संसार में वो सबसे बड़ा उपहार है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। की स्तुति करे। देखिए, क्रिसमस एक पारिवारिक त्यौहार है। पूरी दुनिया क्रिसमस तो मनाते हैं 25 दिसंबर को। वैसे तो 24 रात को क्रिसमस का प्रार्थनाएं शुरू होता है। 11:30 बजे हमने प्रार्थनाएं शुरू की। पुराने चर्च से जुलूस निकाल के नए चर्च में प्रवेश किया और वहाँ पर मसीह के जन्म से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम हुआ। करीब 2.5 घंटे का जो प्रार्थना सभा वहाँ पर प्रस्तुत हुई। उस बीच में जुलूस भी थे, चर्च की परिक्रमा भी की और आके परिक्रमा इसमें एक है, ये सब है। और कैंडल, मोमबत्तियाँ जलाना, ये सब इस बीच में है। मसीह वाले यीशु के प्रतिमा मूर्ति लेकर हम परिक्रमा भी करते हैं, आग तपाते हैं। ये सब इससे संबंधित कार्यक्रम है। और उसके बाद केक काटा और एक दूसरे से क्रिसमस विश किया। कल धार्मिक कार्यक्रम वही था। और सुबह आज वैसे तो 25 को ये लोग दर्शन के लिए आते हैं। पवित्र बलिदान सुबह अभी भी जारी है और लोग मिलने आते हैं रात तक 11-11:30 बजे तक। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है शाम को बहुत सारे। ये लोग वैसे तो फ्री है, आ जाते हैं, प्रार्थना के लिए आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, मसीह वाले यीशु के दर्शन करके वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि मसीह हम सभी के लिए मुक्तिदाता के रूप में जन्म दिया है। यीशु पुत्र है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, धर्म का नहीं है। मुक्तिदाता तो हम सभी का है। महाकालेश्वर मंदिर में साल के अंतिम सप्ताह व नए वर्ष के पहले सप्ताह में सबसे अधिक श्रद्धालु वहां महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाने के लिए कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों व मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों के साथ में बैठक कर दर्शन व्यवस्था पर चर्चाएं की। बैठक में यह तय किया गया कि श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर के परिक्षेत्र के आसपास पर्याप्त मजबूत बैरिकेडिंग की जाएगी। मंदिरों के आसपास के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए चारधाम मंदिर पार्किंग स्थल से निर्धारित प्रवेश द्वार, संग्रहालय के समीप से नंदी द्वार, भवन, फैसिलिटी सेंटर, 1 टनल शक्ति पथ, त्रिवेणी, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर, नवीन टनल 1, गणेश मंडपम से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करवाए जाएंगे। दर्शन उपरांत आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर की ओर बड़ा गणेश मंदिर के समीप हरसिद्धि मंदिर, तिराहा, पूना, चारधाम मंदिर पर पहुंचकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर फैसिलिटी सेंटर 1 से मंदिर परिसर, निर्गम रेप, गणेश मंडपम, नवीन टनल दोनों ओर से श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक होने पर फैसिलिटी सेंटर 1 से सीधे कार्तिकेय मंडपम में प्रवेश करवाकर दर्शन उपरांत द्वार नंबर 10 अथवा निर्माल्य द्वार के रास्ते बाहर की ओर प्रस्थान करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। चलित भस्म आरती के लिए सुबह 4:15 बजे से प्रवेश। साल के अंतिम दिन व नए वर्ष के पहले दिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए
प्रतिवर्षानुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भस्म आरती पंजीयन बंद रहेगा। वहीं कार्तिकीय मंडपम रिक्त रखकर श्रद्धालुओं के लिए भस्म आरती के दौरान चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था प्रातः 4:15 बजे से की जाएगी। 25 दिसंबर से लेकर के लगभग 4 तारीख तक काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन उज्जैन में और विशेष तौर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में होगा। इसी बीच सोमवती अमावस्या का भी पर्व है, तो स्नान भी बड़ी संख्या में लोग करेंगे। इसको लेकर के प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ और पुलिस के साथ और सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के साथ बैठक रखी गई है। इसमें हमें अनुमान है कि पिछली बार भी करीब 8 लाख लोग 1 जनवरी को उन्होंने दर्शन किए थे। इससे अधिक लोग इस बार दर्शन करेंगे, तो लोगों के लिए बसेस की व्यवस्था, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था, जूता स्टैंड की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाता है उसमें कृपया सहयोग करें। पारिवारिक विवाद के चलते वर्ष 2000 में अनिल उर्फ संतू ने बाबू सिंह ठाकुर की हत्या कर दी थी। इस मामले में वीरेंद्र सिंह व उसके पिता ने साक्षी होने के बाद गवाही दी थी, जिस पर से अनिल व उसके 4 साथियों को सजा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2002 में अनिल जेल वार्ड से फरार भी हो गया था। इस पर तत्कालिक पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। 2021 में अनिल व उसके साथी जेल से छूट गए। इसके बाद उन्होंने लगातार कई थाना क्षेत्र में 307 की घटना को अंजाम भी दिया। इसकी पुलिस विवेचना कर रही है। आज वीरेंद्र भगवान के मंदिर पर चोला चढ़ाने के लिए जा रहा था, तभी अनिल व उसके आधा दर्जन साथियों ने वीरेंद्र को घेर लिया, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मामले में वीरेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल वीरेंद्र का उपचार चल रहा है। उसने पुलिस से अपने परिवार व अपनी सुरक्षा की मांग भी उठाई है। आज शाम को 3:45-4 बजे के समथिंग में योगेश्वर महादेव टेकरी पे बाबा बाल हनुमान के वहाँ चोला चढ़ाने जाने वाला था। तभी अचानक से वहाँ पर संटू, अनिल सिंह बेस उर्फ संटू, सुमित त्रिवेदी, संटू का भाई राजेंद्र और इसका भांजा भी वहाँ पर था। इन सब लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। पहले भी इन्होंने मारने का प्रयास करा था, पर आज तो इन्होंने वहाँ पे बहुत मारा भी सही और मेरी हत्या करने के मूड से आए थे। इन्होंने वहाँ पर मेरे को बहुत देर तक मारा, फिर मैं किसी प्रकार से जान बचाकर वहाँ से भाग के निकला। संटू एक आदतन अपराधी है। ये 21 साल जेल काट चुका है। पिछले 20 साल पहले इसने मेरे बड़े पापा की हत्या करी थी। उसके बाद ये जेल वार्ड से पुलिस वालों को मार के भी भाग चुका है, जिसपे एसपी SL 1000 साहब ने 10,000 का इनाम रखा था। फिल्म केसरी के प्रसिद्ध गाने तेरी मिट्टी के गायक व संगीत निर्देशक बी प्राक बुधवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती भी देखी। आरती के बाद उन्होंने देहरी से मां महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ उनकी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। पूजा के बाद बी प्राक ने कहा कि महाकाल के दर्शन अद्भुत है, मंदिर की व्यवस्था भी शानदार है। बी प्राक ने कहा, यह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सभी को एक बार भस्म आरती में शामिल जरूर होना चाहिए। महाकाल दर्शन के बाद उन्होंने मंगलनाथ मंदिर में भी पूजन पाठ किया। बता दें कि बुधवार शाम इंदौर के राव ड्राइव इन सिनेमा में बी प्राक का इवेंट था। वहां उन्होंने अपने गानों का प्रदर्शन किया। बी प्राक को साल 2021 में तेरी मिट्टी गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका था। जय श्री महाकाल। आज हम उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने आए हैं और पूरी जो मंदिर की जितने यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, मैं कह रहा हूँ अद्भुत है और इतने बढ़िया से सबने दर्शन करवाए हैं, कोई भेदभाव नहीं। और महाकाल का ऐसा आशीर्वाद हम सब पर बरसा है और पूरा जो प्रबंध सब ने करा है और जितना
यहाँ पर व्यवस्थाएं सबने करी है, पुजारी जो है सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना प्यार दिया है। और मैं जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ उसके लिए अगर जिस दिन मेरे पास शब्द पैदा हो जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि वो कभी भी मेरे पास उस अनुभव के जो अनुभव मैं कर आया हूँ उसके लिए शब्द मैं क्या आप भी कभी नहीं लेकर आ सकते हैं। आप कभी भी उस चीज़ को शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, महाकाल के दर्शन करने पड़ेंगे। एक ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति महाकाल की, और उनको देखते ही आपको कुछ ऐसे हो जाता है कि बस कि भगवान या तो मैं हूँ या आप हैं बस। और यहाँ कौन बैठा है, वहाँ कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, फिर आपको कुछ नहीं नजर आता। महिदपुर नगर पालिका अध्यक्ष नानी बाई ओम प्रकाश माली को हटाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। नगर मंडल अध्यक्ष उमा पांडे ने मीडिया के सामने आकर उमा पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें पुरानी हैं, जिसमें अध्यक्ष को हटाने की बात को लेकर पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर का गलत उपयोग किया जा रहा है। नगर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कुछ पार्षद प्रतिनिधि अध्यक्ष को हटाने के और उनकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती, अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में नहीं है। इस मामले में पहले भी कुछ पार्षदों ने अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी। मंगलवार को महिदपुर से बीजेपी व कांग्रेस पार्षद उज्जैन पहुंचकर कलेक्टर से मिले थे। उनसे निवेदन किया था कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष नानीबाई ओम प्रकाश माली को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पार्षदों का आरोप है कि नानीबाई की कार्यप्रणाली से वे संतुष्ट नहीं है। उनकी अशिक्षितता, नगर पालिका के कार्यों में निष्क्रियता के कारण नगर के विकास के कार्यों में भी उनकी रुचि शून्य है। पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव भी प्रणाली के तहत नियमानुसार कार्रवाई करवाने की मांग की थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कांग्रेस व बीजेपी के पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या ऐसे ही निगम का कार्यकाल चलता रहेगा? तो उन्होंने हम सब पार्षद इकट्ठे हुए और वहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही थी कि पार्षद को हटाएंगे, ये अध्यक्ष को हटाएंगे, अध्यक्ष सुन नहीं रहा है। तो ऐसे करके बातचीत हंसी मजाक के रूप में चल रही थी। वहाँ पे एक पार्षद प्रतिनिधि जो थे पीयूष जी सकलेचा, उन्होंने ये अध्यक्ष बनने की डिमांड भी रखी थी। तो वहाँ पे हम हंसते हुए हमने जो व्यक्ति का फोटो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं नगर पालिका के अंदर का, वो उसी दिन का फोटो है जो हंसी मजाक के रूप में वहाँ पे चल रही थी बातें। और उन्होंने उस फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए ये दिखाया है कि नगर मंडल अध्यक्ष भी इनके साथ है, लेकिन ये गलत है। आज सुबह भी मैंने जब कल जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे थे, मैं जिला अध्यक्ष जी को लेने के लिए गई थी वहाँ पे ताकि मैं पार्षदों से मिलवा दूं। मैं आऊँ उससे पहले ही पीयूष सकलेचा जी ने वहाँ से पार्षदों को सबको रवाना कर दिया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे नहीं, जिला अध्यक्ष यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा गेम बिगड़ जाता हमारा। ये शब्द उनके थे। आज सुबह भी मैं नगर पालिका गई और मैंने उन सब पार्षदों को समझाया जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के थे कि देखिए, पहले अपन संगठन में चलते हैं, संगठन में चल के वहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अगला कदम उठाएंगे। लेकिन कुछ पार्षदों ने मेरे इस विषय को समझा और वो यहाँ रुक गए, लेकिन जो इस विषय को नहीं समझ पाए वो उन लोगों के साथ चले गए। लेकिन उन पार्षदों को कहना है कि मैंने दोहरा गेम खेला है। 1971 भारत पाक युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उज्जैन शहर के निवासी 83 वर्षीय कर्नल हुकुमचंद जैन ने अपने महाश्वेता नगर निवास पर अंतिम सांस ली, जिनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन उज्जैन के समस्त पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा कर्नल हुकुमचंद जैन को पुष्प चक्र व पुष्पमाला अर्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंतिम यात्रा में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा, कर्नल व्यास, संगठन के अध्यक्ष सूबेदार कमल सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मोयल, सह सचिव सवाई सिंह शेखावत, सदस्य शैलेंद्र सिंह डोडिया एवं बड़ी संख्या में परिवारजन, रिश्तेदार, महाश्वेता नगर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। महिदपुर तहसील के गांव सीतावद में घर की दीवार गिरने की बात को लेकर दो पक्षों का विवाद सामने आया है। आरोपियों ने परिवार के 4 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घायल युवक शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास में ही रहने वाले कुछ लोग उसकी जमीन पर ही बनी दीवार को गिराना चाहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए वे लोग कई बार प्रयास भी कर चुके हैं। लेकिन जब युवक ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर हमला बोल दिया। परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी लाठी डंडे व तलवार के साथ में बंदूक लेकर जान से मारने की फिराक में उसके घर पर पहुंचे थे। हालांकि परिवार के और लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू करने की बात कह रही है। ये अपना मकान बना रहे थे, वह निर्माण कार्य चालू था, उसमें पहले भी इनने मिस्त्री उनको चमकाया था और वो जो अपन निजी जगह बना रहे अपनी जो भी जगह है उस पर उसमें बना रहे थे अपन। इसके बाद में रात को इनने गुंडे बुलाए 50-60 जने, मारा कुटी चालू कर दी इनने आते से ही। ये तलवार चाकू और बंदूकें भी लेके आए थे, कट्टा वगैरह। फायरिंग तो नहीं करी उनने, बाकी तलवारों से इनने वार करा सिर पे, मतलब मारने के इलाके से आए थे। कहाँ पर हुआ? कितने लोग गए? ये महिदपुर सिटी के पास में चितावत गांव है। कम से कम 4 जने तो हम यहाँ पे हैं, बाकी घर पे उनको भी लगी है, किसी को 7 टांके, किसी को 8 टांके। हाँ, ये दिलीप पिता गोर्धन है, इसके बाद में इसके परिवार वाले हैं, ये सभी हैं। उज्जैन में पिछले 3 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बुधवार सुबह शहर कोहरे की आगोश में रहा। सुबह 10 बजे तक धूप नहीं निकली थी। इस बीच ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री व रात में तापमान 15.5 डिग्री रहा। इस दौरान हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रही। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार आसपास की नमी बादलों में जमा हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इसके बरसने के आसार बन रहे हैं। आगामी 27-28 दिसंबर को क्षेत्र में भी मावठे की बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण किसानों की चिंता बढ़ सकती है। किसानों के अनुसार पानी गिरने से फसल को फायदा हो सकता है, लेकिन ओलावृष्टि होने पर प्याज, लहसुन, गेहूं व आलू की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। बारिश होती है तो फसलों को फायदा हो, पर ओलावृष्टि तो सीधे फसलों को नुकसान ही करेगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बारिश कम है और बोरिंग में पानी कम पड़ने लग गया, वहाँ यदि बारिश होती तो फसलों को फायदा ही होगा, पर ओलावृष्टि तो सीधा नुकसान करेगी। अभी अगर पानी गिरा तो कौन कौन सी फसल को नुकसान हो सकता है? पानी गिरने से तो ये फसलों को तो फायदा ही होगा, पर ओले यदि गिरते हैं तो आलू और लहसुन और इन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उज्जैन पुलिस ने मंगलवार को 25 भिखारियों को पकड़कर फाजलपुरा के रेन बसेरा भेजा, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से रवाना हुई, भिखारी फरार हो गए। रेन बसेरा से भागने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें भिखारी एक एक कर वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिखारियों ने रेन बसेरा में तोड़फोड़ भी की, वॉशरूम की लाइट व कांच भी तोड़ दिए। कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने भिखारियों को पकड़ा था, लेकिन नगर निगम ने 1 घंटे बाद इन्हें जाने की अनुमति भी दे दी। उज्जैन में 1200 से अधिक भिखारी हैं। शहर में भिखारियों के लिए उचित पुनर्वास केंद्र न होने के कारण केंद्र सरकार की स्माइल प्रोजेक्ट योजना प्रभावी नहीं हो पाई थी। अब उज्जैन में भी भिखारियों को शहर से बाहर करने की मांग उठाई जा रही है।